हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस मैथ क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है बहुलक। तो दोस्तों, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा आपका हर पार्ट ना करा के एक ही वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करा दूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता के इस चैप्टर को पूरे को ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर 3.1 की बात तुम कर चुके थे, तो 3.2 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में 3.2 के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। इसी में ही आपका भाग देना आ जाएगा, इसी में ही आपका ये पता चल जाएगा इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसी से ही अपन शून्य और ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों देखो, ये है एग्जाम्पल नंबर 6। अगर इस बार एक एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के 200% चांस हैं, मतलब ये आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा अगर 3 में से 3.2 में तो कोई क्वेश्चन आया। दोस्तों देखो, ये एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि बहुपद एफ एक्स इजिकल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10 माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके दो शून्य √5/3 और √-5/3 हैं। दोस्तों, शून्यकों का क्या मतलब होता है? शून्यकों का मतलब होता है कि ये इस समीकरण के हल हैं या इस समीकरण जैसे एक्स के रूप में समीकरण है, तो इस समीकरण के ये शून्य हल हैं। अगर देखो देखो अगर जितनी अधिक पावर होती है उसके उतने ही हल होते हैं। जैसे इसमें 4 पावर, तो इसके भी 4 हल होंगे और 2 हल दे रखे हैं। हल बोल लो, शून्य बोल लो या मूल बोल लो। तो ये शून्य दे रखे हैं, तो शून्य क्या मतलब है? ये एक्स की मान ही करेगी। तो हम इसको हल करते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। शून्य शून्य के का मतलब होता है ये एक्स के मान होते हैं। क्या होते हैं? एक्स के मान। कॉमा एक क्या दे रखा है? एक्स इजिकल टू -√5/3। दोस्तों, मैं इन दोनों को आगे लेके आ रहा हूँ, पक्षांतर करके आगे लेके आ रहा हूँ। तो देखो क्या स्थिति बनेगी। एक्स ये तो हो जाएगा -√5/3 बराबर 0, क्योंकि इधर की तरफ कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे और क्या है, इसको ले आएंगे तो इधर का प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस √5/3 बराबर 0। अब मैं इन दोनों को आपस में गुणा करके लिख रहा हूँ। तो देखो, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 बराबर 0। दोस्तों, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी की सिचुएशन बन गई। तो ये क्या होती है? a माइनस बी, इसका गुणा a प्लस बी से किया जाए तब क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस टर्म से इसे ऐसा लिखता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। खोलो इसको, तो ये क्या बन गया? देखो, x² माइनस 5/3 बराबर 0। इससे देखो और आगे क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लिया, फिर इसे क्या स्थिति बनेगी? देखो, 3x² माइनस 5/3 बराबर 0। दोस्तों, अभी 0 इधर गुणा होके नहीं हट जाएगी, तो क्या बना? 3x² माइनस 5 बराबर 0। दोस्तों देखो, ये स्थिति अपनी किससे आई है? इस समीकरण के जो दो शून्य दे रखे हैं उनसे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड होगा, मतलब इसका इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा बार जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इसमें भाग देते हैं इसका। ये इसका एक गुणनखंड है क्योंकि ये इसके शून्यकों से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हम अब भाग देते हैं।
दोस्तों अब हम इसका जो अपना मेन बहुपद दिया हुआ उसमें भाग देते हैं, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो देखो इसमें भाग कैसे देते हैं। ये 3.2 में मेन काम भाग देना ही सिखाया गया है। देखो मैं आपको भाग देना बता रहा हूँ, इसमें कैसे देते हैं भाग। सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसको घटती घातों के रूप में लिखना पड़ता है। तो ये घटती घातों के रूप में दिया हुआ है पहले से ही। तो देखो यहाँ से सबसे बड़ी घात को अलग लेते हैं। तो क्या है सबसे बड़ी घात का वाला बहुपद पद 3x⁴। इसमें ये आगे जिसका भाग देते हैं उसमें से अधिकतम घात वाला लेते हैं। तो ये क्या है 3x² का भाग देते हैं। तो दोस्तों देखो 3 से 3 कट गया और दो पावर से इसकी 2 पावर कट जाएंगे। तो क्या बचा x²। तो भाग जाएगा x² बार। अब x² का इससे गुणा करेंगे और जौन से जैसे x⁴ का पद बन रहा है तो उसको x⁴ के नीचे लिखेंगे। x⁴ का पद बन रहा है तो उसको x⁴ के नीचे लिखेंगे। तो देखो x² का 3x² से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3x⁴। x² का -5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है -5x²। दोस्तों देखो ये ऊपर 3 घात और नीचे 2 घात है तो इसको इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम इसके नीचे x² के नीचे। तो क्या -5x²। फिर इसके बाद इसको घटाना होता है तो ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस का। तो ये घटाते हैं तो ये तो कट जाएगा, सेम हो गया। तो ये क्या है +6x³ प्लस का 5x² और माइनस का 2x² तो प्लस का 3x²। और जो बचा हुआ है उसको सेम उतार देंगे -10x -5। तो देखो फिर ये आ गई। तो अब यहाँ से आप क्या करना है इसमें से फिर अधिकतम घात का पद लेना है। तो क्या है 6x³ यहाँ से भी अधिकतम घात वाले पद से इसमें को भाग देना है 3x²। तो 3 से 1 कट गया 2 बार और 2 घात से इसकी 2 घात चली जाएंगी तो एक घात बची। तो क्या बचा 2x बार भाग गया। तो इसका भी इसमें पूरे में 2x बार भाग जाएगा। प्लस का है तो प्लस 2x। देखो अब 2x का इससे गुणा करो तो क्या है 6x²। 6x² नहीं 6x³ आएगा। और 2x का -5 से गुणा किया तो -10x। तो इसको x के नीचे लिखेंगे -10x। अब घटाते हैं तो घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस का और माइनस का चिन्ह प्लस का। तो ये कट गया, ये भी प्लस माइनस के हो गए तो ये भी कट गया। तो क्या बचा प्लस 3x² -5। अब देखो यहाँ से अधिकतम घात वाला पद लेते हैं। क्या 3x²। इसमें भाग किसमें देते हैं ये आगे का पद का 3x² का। तो कितने बार का एक बार। तो भाग कितने बार जाएगा एक बार प्लस एक को इससे गुणा किया और इसको लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यही आ जाएगा 3x² -5। देखो ये माइनस का ये प्लस का चिन्ह चेंज कर दें, घटाया 0। तो भाग पूरा पूरा गया। दोस्तों इधर एक कहानी और समझो थोड़ी सी। देखो हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मैं बात करूं 43 में हमने भाग दिया 2 का, इसका दिया 2 का। देखो पहले इसमें भाग देते हैं पहली संख्या में, और भाग चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरी में देते हैं। तो इसमें भाग जा रहा है 2 बार। देखो जितनी बार भाग गया उसका इससे गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या है 4। फिर उसके बाद क्या करते हैं घटाते हैं, घटाए क्या 0 में इसका भागना जाए तो अगली संख्या उतार ली क्या 3 में इसका भाग दिया। कितनी बार गया एक बार, एक को इससे गुणा किया और फिर यहाँ लिखा क्या 2। इस प्रकार से देते फिर इसको घटाते हैं तो 1। दोस्तों यहाँ जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और जो हमारा जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भाग्यफल। दोस्तों देखो अगर मुझे वापस से भाज्य लेके आना है, क्या लेके आना है भाज्य, जो कि कितना है अपना 43 है ना। देखो इसको फिर कैसे लेगा, मैंने जिस संख्या का भाग दिया मतलब भाजक का, और जो हमारा भागफल आया उससे गुणा कर दिया, मतलब 2 × 21 भाजक गुणा भागफल। और इसमें मैं शेषफल को जोड़ दूँ, शेषफल कितना है 1, तो बन रहा है ना 43। तो भाज्य बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
दोस्तों ये जो बात है ना, इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजित एल्गोरिथम प्रमेय का कथन यह है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो दोस्तों देखो, ये क्या है अपना भाज्य, एक तरीके से ये अपना भाजक है, ये अपना भागफल है, और शेषफल क्या आया? जीरो। शेषफल क्या आया? जीरो। तो देखो मैं दोस्तों हमें पता चल चुका है उससे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य क्या है? ये दे रखा है, बहुपद दे रखा है, मतलब एफ एक्स लिख रहा हूँ मैं पूरे को। तो एफ एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम? भाजक, भाजक क्या है अपना? 3x² माइनस 5। भागफल क्या है अपना? x² प्लस 2x प्लस 1। और शेषफल क्या है? 0। दोस्तों ये भाज्य के एक तरीके से गुणनखंड हो गए, मतलब इसके टुकड़े हो गए। देखो इसको हम और सरल टुकड़ों में लिखते हैं। दोस्तों सवाल की शुरुआत में मैंने ये किससे निकाला था? ये उससे तो निकाला था जो दो शून्य दे रखे थे, उन्हीं से ही। तो देखो मैं इसको फिर से उसी शून्य को टर्म में लेके आ रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखे हुए थे पहले? मतलब ऐसे लिखे हुए थे, एक्स माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3। ऐसे ही तो थे, इससे ये लेके आए थे अपन, मतलब इन दोनों का ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया था, उससे गुणा करके ये लेके आए। अब देखो इसमें बात करते हैं, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं? जो बीच वाली संख्या है ना, उसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा क्या है? द्विघात समीकरण के अचर पद और x² के गुणांक के बराबर है। तो देखो इसके टुकड़े कैसे कैसे हो जाएंगे? x² प्लस एक्स और प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, और ये शेषफल 0, इसको जोड़ो तो जोड़ो, नहीं मत जोड़ो। देखो फिर आगे क्या स्थिति? इसको जो कि तो लिख दिया x माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3। देखो यहाँ पे अलग x कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक कॉमन ले लिया। x कॉमन लिया तो क्या है? x² किसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, तो x² में x का भाग दिया तो x और प्लस 1, और इसमें एक कॉमन ले दिया मैंने, तो क्या हो जाए? x प्लस 1। दोस्तों वे आगे इधर देखो, अपनी ये चल रहा है ना एफ एक्स बराबर, एक तो चल रहा है क्या? x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3। दोस्तों मैं ऊपर लिखता हूँ, अपना क्या चल रहा है? एफ एक्स बराबर चल रहा है x माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3। देखो यहाँ पे अब भीतर x+1 और कॉमन आ रहा है, तो x+1 को कॉमन ले दिया। x+1 कॉमन लिया तो x+1 का इसमें भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। तो यहाँ क्या बचा? x बचा और यहाँ का बचा +1। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना जो बहुपद था उसके गुणनखंड क्या आ गए? मतलब इसके 4 टुकड़े ये आ गए। अब मुझे शून्य ज्ञात करने हैं, शेष शून्य ज्ञात करने थे ना सवाल में। अतः शून्य क्या होंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए इसको प्रत्येक गुणनखंड को जीरो के बराबर रख देंगे। तो रखो x माइनस रूट 5/3 बराबर 0, कोमा x प्लस रूट 5/3 बराबर 0, कोमा x प्लस 1 बराबर 0, कोमा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से पक्षांतर करके इसके शून्य के आते जाएंगे। x
एक क्या आ गया रूट 5/3, एक क्या आ गया एक्स बराबर माइनस रूट 5/3। ये दोनों तो हमें सवाल में भी दिए गए थे, ये दोनों शून्य सवाल में ज्ञात दिए गए थे और कह रहा था शेष सभी शून्य याद करो। तो क्या है, इसको करें तो एक्स इजिकल टू -1 और ये भी एक्स इजिकल टू -1। तो इसके अन्य शेष शून्य कौन कौन से हो गए, -1 और -1। दोस्तों हमने इस सवाल में क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने जो शून्य दिए गए थे उन शून्यकों से एक पद निकाला, जो क्या, जो मेन बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा, उस गुणनखंड से हमने उस बहुपद में भाग दे दिया जिससे एक भागफल आया। और विभाजन एल्गोरिथम फिर में से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। उससे हमने ये लिख लिया, फिर इसके गुणनखंड किए और मतलब इसके और टुकड़े करते गए करते गए, तो हमने पूरा बहुपद इस 4 हिस्सों में बांट दिया। अगर हमें इनके शून्य ज्ञात करने इन सभी को 0 के बराबर रख दिया और पक्षांतर करके इसके शून्य ज्ञात कर लिए। दोस्तों 3.2 में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पूरी 3 प्रश्नों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पर आप इसे ध्यान रख के जाना, आप वीडियो को 1-2 बार देखना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं 3.3 एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें एक तो हमें ये पता चला है कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। कोई समीकरण द्विघात समीकरण कब होगी, जब वो इस टर्म हो ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ ये 0 ना हो, बस ये कैन नॉट इजिकल टू 0। दोस्तों ये x² आना चाहिए एक तो समीकरण में, और कुछ आए या ना आए x² जरूर आना चाहिए, तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगी। दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इससे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से इन सवालों को हल करो। तो गुणनखंड विधि से हल करने तो मैं गुणनखंड की विधि पहले बताऊंगा, पहले इसके द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो दोस्तों देखो द्विघात समीकरण, जैसे इस तरीके की कोई भी टर्म दी गई हो तो उसका सर्वप्रथम एलसीएम लेते हैं। देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम वह छोटे से छोटा संख्या होता है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो इनका जैसे बीजीवन जगह का एलसीएम कैसा आता है, इन संख्याओं को गुणा करके लिख देते हैं x - 1। अब इसका इसमें भाग दो, जो आंसर है उसको ऊपर वाले से गुणा करो, इसका इसमें भाग देते हैं, x + 2 कट गया तो क्या बचा x - 1, और 1 से गुणा हो गया x - 1 का x - 1 प्लस क्या, अब इसका इसमें भाग दिया और 2 से गुणा किया तो क्या होगा 2x - 4 बराबर 6/x। दोस्तों अब बज्र गुणा करते हैं, यहाँ देखो 2x और 1x 3x हो गया, और इसका गुणा हो गया तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा -5, तो -5x, और 6 से इसका गुणा करते हैं 6, और ये दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, एक तो x² - x - 2x + 2, ये इन दोनों को आपस में गुणा करके भीतर लिख दिया और 6 को इंटू करके ये लिख दिया। तो देखो अब इसको हल करते हूँ, मैं 6 का भीतर गुणा करता हूँ तो क्या हो गया, ये दोनों तो -3x हो जाएंगे, तो 6 का गुणा किया 6x² -18x + 12, इधर क्या 3x² -5x है। मैं सबको एक तरफ ले रहा हूँ, इन सबको पीछे की तरफ भेज रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा 0 = 6x² -18x + 12, ये गए तो -3x², और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +5x। तो देखो यहाँ से क्या, मैं अब 0 को उधर की तरफ लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ, -3x और +6x² कितना बचा, प्लस का 3x² -18x और +5x -13x, सही है ना, ये प्लस का 12 तो प्लस का 12 बराबर 0। अब देखो हम गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल करते हैं, गुणनखंड विधि समझ लो, देखो इसी समीकरण में समझ लो पूरी गुणनखंड विधि क्या होती है। इसमें बीच वाले पद के 2 ऐसे टुकड़े करते हैं कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, अचर पद और x² के गुणा के बराबर। देखो यहाँ क्या, इसके जैसे -13x है, इसके 2 टुकड़े करने हैं तो कितना आना चाहिए, 3x² गुणा 12 मतलब 36x² आना चाहिए गुणा करने पर। इसके दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर वापस वो आना चाहिए। देखो इसके दोनों टुकड़े क्या, ये मैं ये नहीं कर सकता है क्या, दोस्तों कितना आना चाहिए 36x², इसके दोनों टुकड़े में ये नहीं कर सकता क्या, देखो -9x और -4x, इन दोनों को आपस में गुणा करो +36x² आ रहा है, और जोड़ो तो -13x। तो देखो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, 3x² -9x
माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से अलग कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से अलग कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से ले लिया 3x, तो क्या बचा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने -4, तो यहाँ क्या बचा x माइनस फिर से 3 बराबर 0। यहाँ अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। दोस्तों देखो, अगर अलग अलग टुकड़े 0 के बराबर हो जाए, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या लिख लेंगे हम, या तो x माइनस 3 बराबर 0 या फिर 3x माइनस 4 बराबर 0। या तो ये 0 रख ली या ये 0 रख ली। इसको 0 रखा तो x का शून्य क्या है 3, इसको रखा तो क्या है 3x बराबर प्लस 4, यानी x बराबर 4/3। तो इसके दो शून्य ये आगे। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को ऐसे दो हिस्सों में बांटते हैं कि उन दोनों हिस्सों को गुणा करने पर एक ये आगे वाला पद और पीछे वाले पद के गुणा करने के बराबर आए, जोड़ने पर वापस वही संख्या आ जाए। दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि है 9वां। दोस्तों 3.2 में एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है ये, और बच्चों को कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखाने के लिए बता देता। देखो इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है, लेकिन इसके ने इसमें सभी वैसे पद दे रखे हैं, इसके गुणनखंड विधि से हल करने के दूसरे तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे x स्क्वायर के मैं 4 का पूरे सभी पदों में भाग दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 4 का भाग। आप ये तरीका डायरेक्ट ध्यान रखना, 4 का भाग देने पर देखो 4 का इसमें भाग दिया तो क्या है x स्क्वायर, इसमें भाग दिया तो माइनस a स्क्वायर x, इसमें भाग दिया तो प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4/4 बराबर 0 बराबर 0। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो x स्क्वायर माइनस इसका 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग लगा दिया, a स्क्वायर x प्लस। दोस्तों ये देखो अब मैं एक 4 पावर को कैसे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, इन 4 पावर को दोनों ये लिख दिया /4 बराबर 0। दोस्तों देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको a प्लस बी और a माइनस बी से खोल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं x स्क्वायर माइनस देखो 2a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x/2, ऐसे आराम से लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे ही है, नीचे को 2 ये रहा और x ये रहा। मैं यहाँ पे अगर प्लस b स्क्वायर जोड़ दूँ और यहाँ से b स्क्वायर घटा दूँ, तो इससे हम वापस ये लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते, आराम से लेके आ सकते हैं। b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर ये दोनों कट गए, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बटे हम 2 है, x यहाँ पे है। अब आगे देखो प्लस ये क्या है, a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, इस भीतर वाले को हम सिर्फ a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल देंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर /4 बराबर 0। देखो अब ये 2 है, मैं एक बार इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, एक बार इसके नीचे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर /2 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर /2 इंटू x प्लस इसको ज्यों की तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर /4 बराबर 0। दोस्तों देखो इसमें हर स्टेप से, हर अगली स्टेप से हम वापस से पिछले स्टेप पे जा सकते हैं। देखो इसमें 2 एलसीएम ले लिया, 2 का इसमें भाग दिया, इससे गुणा किया और इससे एलसीएम लेते हैं तो वापस ये आ जाती है। तो ऐसे घबराना मत कि ये कहाँ से कहाँ लिख दिया। अब x का मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, x का x स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स, प्लस इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। दोस्तों अब देखो मैं आगे से अलग कॉमन ले रहा हूँ और पीछे से कुछ और कॉमन ले रहा हूँ। देखो आगे से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, एक्स इसमें भी है और इसमें भी है। देखो एक्स कॉमन लिया यहाँ से, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो इसमें भाग दिया तो क्या आया, सिर्फ एक्स है, माइनस इसमें भाग दिया तो एक्स कट जाएगा तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इसका इसमें भाग दो एक बार, मतलब इन दोनों पदों में से ये कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इसका इसमें भाग दो, क्या आया, सिर्फ एक्स आया ना। ये माइनस वाली का इसमें भाग देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हट जाएगा और 4 से 2 आ जाएगा। तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0। दोस्तों अब मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो मतलब ये चीज़ और ये चीज़ इन दोनों में फिर से एक जैसी है ना। 4 ऊपर के ऊपर वाले स्टेप में है, नीचे वाली में नहीं। तो देखो ये भीतर वाली चीज़ है, दोनों सेम है, तो इसको और कॉमन ले लेते हैं। तो क्या है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ये कॉमन ले लिया हमने। तो इसका इसमें भाग देंगे तो क्या बचा, सिर्फ एक्स, और इसमें भाग दिया तो क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर है बराबर 0 है ये। तो दोस्तों देखो ये अलग अलग ब्रैकेट में संख्या आ गई ना, और 0 बराबर, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, या तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0, या फिर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0। देखो इसको पक्षांतर करके पीछे भेजेंगे तो यहाँ से एक मान क्या आ गया, एक्स का, प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, और एक क्या आ गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, इसको पीछे भेजो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। तो ये दोनों शून्य का आ गए। प्यारे छात्रों अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 की तरफ, जिसमें हमें 2 विधि बताई गई हैं, एक तो पूर्ण वर्ग विधि और एक सीधी तरह विधि, दोनों द्विघात समीकरण को हल करने की। तो देखो पहले मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि बताता हूँ। कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग। दोस्तों सभी क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, टाइम कम है आपके पास, ये मैंने पहले का चौथा। देखो इसमें पूर्ण वर्ग विधि में 2-3 स्टेप है, आप देखो आराम से समझ में आएगी, बहुत सिंपल है। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करना है, जो अचर पद होता है उसको पीछे भेज देते हैं, जो अचर पद होता है उसे पीछे भेज देते हैं। तो देखो जो 3 को पीछे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स बराबर -3। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो भी गुणाम होता है ना, एक्स स्क्वायर के जो भी गुणाम होता है, मतलब एक्स स्क्वायर को सिंगल बनाते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं छोड़ते। देखो एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर 4 का इसमें भाग दिया तो क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें भाग दिया तो √3 एक्स, और इसमें दिया तो -3/4। दोस्तों यहाँ तक आपके मैं उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आ गई होगी। देखो क्या क्या किया मैंने, जो अचर पद दे रखा उसको पीछे भेज दिया, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी थी उसका पूरे समीकरण में भाग लगा दिया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया और इसमें भी लगाया। इसमें लगाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें लगाया तो √3 एक्स आ गया, और इसमें लगाया तो √3/4। यहाँ के बाद आपको एक लाइन लिखनी है, देखो वो लाइन क्या है, इसमें एक्स के गुणा में जो होता है ना उसको उठाना है। तो देखो एक्स गुणांक क्या है, √3 है तो ऐसे लिखना है, देखो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, √3 है ना, फिर कॉमा लगाना है एक, इसका आधा करना है तो क्या लिखना है, का आधा, का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे क्या
√3/2। फिर ये कॉमन लगाना है, फिर इसका वर्ग करना है, का वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिख दोगे क्या? देखो x का गुणांक लेना है सर्वप्रथम, क्या x का गुणांक √3 है, का आधा करना है, इसका आधा मतलब इसका 2 से भाग दे देंगे, आधा हो गया, का वर्ग मतलब होल स्क्वायर लगा देंगे, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। दोस्तों आप इसको 2-3 सवाल करोगे इस तरीके से आपको ये पूरी लाइन याद हो जाएगी कि किस तरीके से लिखते हैं। x का गुणांक लिया, उसका आधा किया, फिर उसका वर्ग किया और दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो देखो कैसे क्या स्थिति होगी, x² प्लस √3x प्लस क्या जोड़ना है √3/2 का होल स्क्वायर, इधर की तरफ जोड़ दिया और उधर की तरफ जोड़, -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ और 2 से ही भाग लगा दूँ और x को ये मान लूँ, x को ये रख दूँ और इसको v रख दूँ, तो दोस्तों यहाँ पे ये बीच में ये नहीं मिल रहा कि 2 × √3/2, इसको क्या माना मैंने v, x क्या है अपना a। देखो इन्हें v प्लस का फॉर्मूला दोनों के बीच में, तो क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। जैसे x को ये माना तो ये a² हो जाएगा और √3/2 को भी माना तो ये v² हो, तो ये नहीं बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूले पे हम लिखते हैं तो क्या a की जगह x है और b की जगह क्या √3/2 इसका होल स्क्वायर आ गया बराबर। यहाँ इधर देखो क्या है -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखो यहाँ क्या किधर क्या है हमारे यहाँ 4 एलसीएम ले लिया, मतलब इधर देखो एक्सचेंज संख्या से कट जाएगी 0 हो गया, तो यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 0 पे रूट चला जाएगा और √3/2 तो क्या आएगा प्लस माइनस √0। दोस्तों देखो कि 0 को लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया x = -√3/2। ठीक है दोस्तों, दोनों यही आएंगे। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि में देखो क्या 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 करना होता है। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले अचर पद को पीछे भेजना होता है। अचर पद क्या आता है इसमें 3, तो उसके पीछे भेज दिया। फिर x² को इकाई गुणांक बनाना है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो x² के गुणांक जितनी भी संख्या होती है उसका पूरे समीकरण में भाग देते थे। तो देखो ये इसमें भाग दिया तो क्या x² भाग देता है 4x² में 4 को भाग दिया तो x² आया, इसमें भाग दिया तो √3x आया और इसमें भाग दिया तो -3/4 आया। फिर क्या करना होता है, इस बीच वाले पद को लेते हैं, इस बीच वाले पद को लेते हैं तो क्या ऐसे लेते हैं, क्या करते हैं इसके साथ x का गुणांक जो भी होता है, x का गुणांक क्या है √3/4। दोस्तों देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्या क्या करना होता है। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दी हुई होती है ना, उसके अचर पद को बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो देखो इसका अचर पद क्या है 3 को उधर की तरफ ले गए, उसके बाद क्या करना होता है x² के गुणांक में जो भी संख्या होती है उसका पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का पूरे समीकरण में भाग दे देते। देखो 4x² में 4 का भाग दिया तो x², 4 √3x में 4 का भाग दिया तो √3x और -3 दिया 3/4। अब इस बीच वाली संख्या को उठाते हैं, इसके गुणांक को देखते हैं क्या है √3, तो ऐसे लिखते हैं x का गुणांक जो भी होता है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर √3 है तो √3 लिख दिया, उसका आधा करते हैं, कॉमन लगा के का आधा √3/2 आधा को मतलब 2 का भाग देते हैं, का वर्ग का मतलब स्क्वायर करते हैं, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। यहाँ पर देखो जोड़ दिया दोनों पक्षों में, इधर ये जोड़ दिया उधर ये जोड़ दिया। यहाँ पे फिर ये कंडीशन बन गई a² + b² का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया और इधर -3/4 था, इसका स्क्वायर किया तो √3 का 3 और 2 का 4, ये सेम संख्या प्लस माइनस किया तो इधर 0 आ गया, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया, तो यहाँ से x के मूल्य आ गया √3/4। दोस्तों 3.4 में एक तो पूर्ण वर्ग विधि है और एक हमें समीकरण के मूल याद करने होते हैं। अगर मूल आपको मैं बता दोस्तों आगे चलो इस प्रश्न वाली बात देखो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है x² + bx + c = 0, जहाँ ये कैन नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों इसको सीधे धनाचार्य विधि से हल करते हैं तो x का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है सीधे धनाचार्य जी ने, क्या है वो
श्री धनाचार्य सूत्र। श्री धनाचार्य सूत्र क्या दिया है? x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है दोस्तों, इसलिए धनाचार्य फॉर्मूला लिखा है। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, बी क्या होता है? एक्स का गुणा, और सी क्या होता है? अचर पर। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस टर्म की, क्या इस टर्म की, इसको मैं डी बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? डी। देखो ये क्या है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं, किसकी? जो रूप में दी गई है। दोस्तों अगर ये 0 के बराबर हो, क्या? अगर ये 0 के बराबर हो, क्या हो? अगर ये 0 पर, दोस्तों अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो x के दोनों मान समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो देखो क्या होगा, तो मूल क्या से होंगे? तो मूल समान, समान बोल रहे हैं, बराबर बोल लो, समान व वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, दोस्तों देखो इस इन चीज में आपको कंफ्यूजन होता है, कौन किधर का बड़ा किधर का छोटा। जिधर की तरफ 2 डंडे वो बड़ा, और जिधर की तरफ एक चोंच वो छोटा। देखो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, क्या ये चीज 0 से बड़ी, 0 से बड़ी होगी तो वास्तविक होगी ना, क्योंकि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाता है, अगर अंडर रूट के भीतर माइनस आ जाता है तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जाता। अगर देखो मैं बात करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो इसके मूल कैसे होंगे? तो मूल अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे क्योंकि माइनस नहीं आ रहा, वास्तविक में अलग अलग होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा है तो इसके मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। दोस्तों अब हमें जैसे सब इसमें 3 पॉइंट है, 4 में दूसरे सवाल में दिया गया मूलों का अस्तित्व ज्ञात करो। अगर उनका अस्तित्व है तो सीधे 4 फॉर्मूले से हल करने। तो दोस्तों उनको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। जैसे ये द्विघात समीकरण दिए, या एबीसी क्या होता है? एक्स स्क्वायर गुणा में ये होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है, एक्स के गुणा में होता है, और अचर का क्या होता है? सी होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गए तो मूल समान में भिन्न होंगे, और फिर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा के उनके मूलों को ज्ञात कर देंगे। अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक अलग अलग होंगे, फिर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको उसके दोनों अलग अलग मूल ज्ञात हो जाएगा। अगर 0 से छोटा है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 से छोटा मतलब माइनस में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस में आ गया, जैसे माइनस 20 आ गया तो ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये काल्पनिक संख्या है। तो आप आगे चल के पढ़ोगे कि माइनस अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा होता है। यहाँ आपको आगे काम आएगा, छोड़ो इसको। तो आपको माइनस में आते ही मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो। क्या है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया गया है 2 ऐसे क्रमागत विषम पूर्ण धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। मैं क्वेश्चन साइड में लगा दूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इधर देखो, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसी चलती जाती है। देखो विषम संख्या कहाँ है? जैसे पहली 1 है, इसके बाद दूसरी विषम संख्या आने में कितने का अंतर है? अगर मैं पहली विषम संख्या में 2 जोड़ दूं तो दूसरी विषम संख्या आती है, और दूसरी में 2 जोड़ दूं तो तीसरी विषम संख्या आती है, इसमें 2 जोड़ दूं तो विषम संख्या के बीच में अंतर कितना होता है? 2 होता है। और सम संख्या के बीच में भी अंतर 2 होता है। तो दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है? ऐसे 2 विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मैंने मान लिया पहला विषम पूर्णांक माना, पहली विषम संख्या x है, तो अगली क्या होगी? x से 2 ज्यादा होगी, तो दूसरी x प्लस 2। दोस्तों सवाल में बोला गया है कि ऐसे 2 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग
90। तो ये पहली विषम संख्या हमने x मान ली, दूसरी है x प्लस 2, तो इन दोनों के वर्गों का योग कितना करना है 290। कैसे? प्रश्न में बता रखे क्या, प्रश्नानुसार। देखो करो, पहली संख्या के वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरी के वर्ग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना 290। इसको होल स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बोला है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ क्या हो गया, 2x स्क्वायर, इसको आगे लेके आ रहा हूँ मैं 4x, ये आगे आया तो माइनस 286। दूसरे नंबर में 4 चले जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। इसमें पूरे में से 2 कॉमन ला रहा है तो कॉमन ले दिए। कॉमन लेने के बाद क्या स्थिति बनी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। दोस्तों थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आपने पूरा पहले पढ़ा हुआ है, आपको बस रिवीजन करना। तो गुणनखंड विधि में कैसे हल करते हैं हम, बीच की संख्या को 2 ऐसे फैक्टर करते हैं, बीच की संख्या को 2 ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनको गुणा करने पर कौन सी संख्या है, पिछली वाली और आगे वाली का गुणा आए। जैसे 2 है, 2 का कितना आएगा, ये गुणा माइनस 143, मतलब माइनस 143 लेके आना है हमें 2 के दोनों टुकड़ों में। क्या आएगा देखो, कौन से टुकड़े होंगे, मैं माइनस का, मैं प्लस का 13 ले दूं और माइनस का 11 ले दूं, जोड़ने में फिर से 2 आ रहा है और गुणा करने में 143। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। गुणनखंड करने के बाद कैसे करते हैं, आगे कॉमन लेते हैं और पीछे कॉमन लेते हैं। आगे से x ले लिया तो क्या बचा भीतर x प्लस 13, यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले दिया, क्या बचा x प्लस 13 फिर से बराबर 0। यहाँ से x प्लस 13 फिर से कॉमन ले दिया और यहाँ पर फिर क्या बचा x माइनस 11 बराबर 0। अब देखो दो संख्या अलग अलग ब्रैकेट में 0 बराबर, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। देखो अब कैसे लिखूंगा, या तो x प्लस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से देखो इसके मूल क्या जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 13 और इससे x बराबर माइनस का माइनस में प्लस का 11। दोस्तों ये माइनस वाले को हम छोड़ देते हैं, ये अगर इस थ्योरी वाले सवाल माइनस वाली को छोड़ देते हैं तो क्या प्लस वाली से मतलब होता है। तो क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 11 आ गया ना, तो 11 क्या अपना पहली विषम संख्या कितनी होगी 11 होगी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 11 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी क्या होगी 11 प्लस 2 तो 13। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों संख्या ऐसी संख्या है, इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो 290 आता है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है। छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है, तो देखो मैंने मान लिया, माना बड़ी संख्या क्या है x। दोस्तों सवाल में दिया गया है छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या को 4 से गुणा करना है, मतलब बड़ी संख्या का 4 गुना 4x। दोस्तों मुझे बड़ी संख्या का वर्ग पता चल रहा है, बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा, बड़ी संख्या x थी तो इसका वर्ग एक्स स्क्वायर होगा। दोस्तों सवाल में दिया गया है क्या, प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएं तो क्या आना चाहिए, बड़ी संख्या वर्ग में तो छोटी संख्या वर्ग को घटाएं तो क्या आना चाहिए 45। तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना 45 दिया है, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो क्या दिखा समीकरण बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ठीक है दोस्तों अब देखो हमें गुणनखंड विधि में कैसे करते हैं, बीच वाली संख्या को 2 हिस्से करते हैं। देखो इसके हिस्से क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों हिस्सों का गुणा कितना आना चाहिए, पिछली वाली और आगे वाली को गुणा करने के बराबर। तो देखो क्या हो जाएंगे 9 और 5, मतलब माइनस 9x प्लस
5x माइनस 45 बराबर 0। यहाँ अलग कॉमन, यहाँ अलग कॉमन लेते। यहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है, क्या गया x माइनस 9। यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया फिर से x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ x माइनस 9 फिर से कॉमन लिया, x माइनस 9 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या होता है x प्लस 5 बराबर 0। या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, या तो x माइनस 9 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या है x बराबर 9 और यहाँ से क्या है x बराबर माइनस 5। दोस्तों माइनस वाले को अपन छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेंगे तो इसको काम में लेंगे। तो x बराबर 9 आ गया। x क्या माना था हमने ऊपर, x माना था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई 9। और छोटी संख्या के बाद कितना आ गया, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग 4x है, तो 4 इंटू 9 बराबर 36 आ गया। छोटी संख्या का वर्ग 36 आ गया, तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया, 36 आ गया। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या निकलेगी, तो छोटी संख्या इधर से बाहर घटा दो, क्या रूट लगता है, तो क्या जाए प्लस माइनस 36 मतलब प्लस माइनस 6। तो छोटी संख्या तो प्लस 6 हो गया, माइनस 6 हो गया। बड़ी संख्या क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अगर है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। देखो आप 5 क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या कह रहा है, 16 को 2 भागों में बांटना है। एक भाग अगर मैं x मान लें तो दूसरा भाग क्या होगा, 16 माइनस x होगा ना। एक भाग को अगर मैंने x मान लिया तो दूसरा भाग 16 माइनस x होगा ना। और ये क्या कह रहा है, बड़े जैसे ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग, इसमें इसको बड़ा मानना और इसको छोटा मानना। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, बड़े भाग का वर्ग करो, बड़े भाग का वर्ग करो, उसको 2 गुना करो, उसको 2 गुना करो, तो ये छोटे भाग के वर्ग से 164। देख क्या कह रहा है सवाल में, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो छोटे भाग का वर्ग करना पड़ेगा। ये कह रहा है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक, ये 164 अधिक, तो इसमें 164 जोड़ देंगे। दोस्तों इसको स्क्वायर लगाना, a माइनस बी होल स्क्वायर, और उनको एक तरफ ले जाना और दिशा समीकरण बन जाएगा और हल कर लेना। फिर से यहाँ x रख देना, बड़ा भाग आ जाएगा और छोटा भाग ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल समान या बराबर है वास्तविक। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, अलग अलग व वास्तविक, अलग अलग व वास्तविक। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो दोस्तों देखो 3.5 में इसी प्रकार के सभी सवाल हैं, उनको उनमें से मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 वो बता रहा हूँ। दोस्तों देखो अलग अलग सवालों में अलग अलग कंडीशन दी गई है कि अगर किसी समीकरण के मूल बराबर व वास्तविक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम k को कांस्टेंट, तो देखो बराबर में वास्तविक होंगे, तो बराबर में वास्तविक होंगे तो क्या कंडीशन लगनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ जहाँ ये भी मान हम देगा समीकरण से निकालेंगे, 0 पूरा रखना है और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, मतलब समीकरण को हल करना है और 0 ले आना है। अगर बता मूल अलग अलग और वास्तविक है तो ये वाली कंडीशन लगा देनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 रख देना है और ये कर देना, मतलब इसको सॉल्यूशन करेंगे जैसे देगा समीकरण की तरह से हल कर लेना, ऐसे इसको करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.5 में से उसके आने के चांस सबसे ज्यादा है, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। दोस्तों मूल वास्तविक में बराबर किए हुए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर। निकाल समीकरण देख के बता ये का मान क्या होगा, b माइनस सी, बी का मान c माइनस a और c का मान a माइनस b। ठीक है दोस्तों, a b c का मान इसमें रखा हूं तो क्या होगा, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान b माइनस c और c का मान a माइनस b बराबर 0। इसको होल स्क्वायर करो, c स्क्वायर माइनस 2ac
प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू इन दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूँ। देखो उसको गुणा कैसे, बी का एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, फिर सी का माइनस सी का इससे और एक बार इससे गुणा किया तो ए बी, माइनस बी का माइनस बी सी किया तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी का गुणा किया तो माइनस ए सी, और माइनस सी का बी सी किया तो प्लस बी सी बराबर 0। अब 4 का मैं भीतर गुणा कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये तो पहले का ही लिख लिया। 4 कैसे गुणा किया, माइनस 4ab, माइनस 4 का प्लस बी स्क्वायर से गुणा किया, माइनस बी स्क्वायर किया तो प्लस का 4b स्क्वायर, माइनस ac से माइनस 4 किया तो प्लस 4ac, माइनस 4 से प्लस bc किया तो माइनस 4bc बराबर 0। दोस्तों देखो, माइनस 2ac और प्लस 4ac तो क्या आया इधर, देखो सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, इधर देखो माइनस 4ab और ये तो खत्म हो गया, तो क्या क्या बचा, देखो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, मैं 4b स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ क्या, 2b पर होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4 तो b को b स्क्वायर, और क्या बचा था, ये 4ac तो खत्म हो गया, माइनस 4bc बराबर 0। दोस्तों ये क्या बन गया, देखो सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, मतलब सी प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया ना। देखो और इधर देखो, अब इधर देखो माइनस, मैं इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले रहा हूँ, 4 भी आ रहा है, माइनस में 4 भी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 4 भी कॉमन लेके ये संख्या और इस संख्या में माइनस 4, तो भीतर क्या है ब्रैकेट में, देखो ए आ रहा है ना, यहाँ से ए और यहाँ से सी, सही है बराबर, और ये भी चल रहा है प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं a प्लस सी को ए बोल दूँ, क्या बोलता हूँ, कैपिटल ए, तो ये भी ए होगा, इस पे स्क्वायर लग रहा था, ये स्क्वायर हो गया, वैसे ही मान रहा हूँ मैं क्योंकि फॉर्मूला समझा रहा हूँ। 2b को मैंने क्या मान लिया, b, तो b पे स्क्वायर हो गया, 2b को क्या माना मैंने, b माना। दोस्तों मैं 4 को ऐसे लिख दूँ क्या, दोस्तों देखो अगर मैं अब ये मैं a माइनस सी को a बोल दूँ, तो ये a माइनस सी भी ये होगी, ठीक है, स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर हो गया, यही हो गया, तो 2b को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, 2b को माना b, तो इस पे स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर होगा। देखो मैं 4 को कैसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू बी, इसको पूरे कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू बी, तो माइनस 4 हो जाएगा ये, और बी है, 2b को मैंने क्या माना, b माना, और 2 है ये, मतलब माइनस 2, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ये तो ये और b क्या है 2b, तो क्या आएगा c प्लस a प्लस प्लस नहीं माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इधर से होल स्क्वायर हटेगा तो 0 का वो चला जाएगा, तो देखो 0 रूट लग जाएगा, तो क्या आएगा a क्या c प्लस a माइनस 2b बराबर अंडर रूट 0, ये क्या होता है 0 ही होता है, मैं 2b को उधर भेज रहा हूँ, तो क्या आया c प्लस a बराबर 2b। दोस्तों हमें यही तो लेके आना था, b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी तो लेके आना, तो ये हो गया सिद्धम, सिद्धम हेंस प्रूव। यार दोस्तों अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.6। दोस्तों उसमें कुछ नहीं है खास, एलसीएम और एचसीएफ देगा। देखो एलसीएम क्या होता है, किसी भी कोई भी बीजीय संख्या दिया होगा या कोई भी संख्या दी हुई होती है, उसके हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड में अधिकतम घात वाली संख्याएं लेते हैं। और एचसीएफ होता है, एलसीएम को हिंदी में क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक, तो एचसीएफ को होता है लघुत्तम समावर्तक, मतलब महत्तम समावर्तक। पर एचसीएफ क्या होता है, आवाज गुणनखंडों, एचसीएफ में आवाज गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेते हैं। दोस्तों देखो ऐसे जैसे मुझे करना है, 27 ले लिया मैंने एक, देखो इसे गुणनखंड है 27 ले लिया, और ये ले लिया मैंने 49, 49 नहीं, मैंने ले लिया 36,
27 और 36 का मुझे एलसीएम याद करना होता है। देखो कैसे गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 27 के इसमें क्या 2 का भाग लेगा 3 का जाए तो 9 बार, फिर इसमें 3 का कितने बार 3 बार, फिर 3 का 1 बार। ठीक है, तो देखो 27 के गुणनखंड कैसे हो गए, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 36 में कितना 2 का भाग दिया रहा है, तो 2 का ना 18, फिर 2 का 9, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 27 को 3 की घात 3, क्योंकि 3 की घात 1 है क्या ना, 3 की घात 3। तो 36 को कैसे लिखूंगा, 36 को 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ऐसे लिख सकते हो। 2 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार, तो ऐसे लिखते हैं। देखो अगर हमें इनका एलसीएम याद करना है, तो क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बता मैंने अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी है। कैसे लेंगे, अधिकतम घात। देखो 2 की घात आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ पे 2 की घात आ रही है, 2 की घात 2 ले लेंगे, 2 की घात 2 ले ली। और देखो 3 की घात कितनी है 2, और यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 लेंगे, 3 की घात 3 लेंगे। इनका आपस में गुणा किया कितना है, 2 की घात 2 मतलब 4 और 3 की घात 27, 27 हो गए 108। इनका एलसीएम आता है 108। और अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो एचसीएफ कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है। देखो 3 की घात 3 इसमें भी है, 3 की घात 3, 3 की घात 2 इसमें, मतलब कम घात 3 की घात 2 ही है ना, तो 3 की घात 2 ले ली। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 3 की घात 2। देखो और भी कोई संख्या कॉमन नहीं है ना, अगर कॉमन होती तो उनकी कम घात लेते। और एलसीएम में क्या होता है, कॉमन हो या नहीं हो उनकी न्यूनतम घात लेनी है। तो क्या आ गया 9 आ गया इसका एलसीएम। दोस्तों देखो अगर वैसे बेसिक समझे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक वह संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जिनमें जिन संख्या का एलसीएम लिया जाता है उनका पूरा भाग चला जाए। दोस्तों 27 और 136 की 108 से पहले ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिन संख्या का एलसीएम लिया जाता है उनका पूरा भाग जाता है। और ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी। ऐसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बोलना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जिन संख्या का एलसीएम लिया जाता है उनका भाग चला जाता है। ऐसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनका जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है उसमें भाग चला जाता है। दोस्तों एलसीएम और एलसीएम आपके समझ में आ गया होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेते हैं और जो कॉमन हो या ना हो अधिकतम घात लेंगे। और एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए और न्यूनतम घात लेते हैं। ठीक है, और देखो जैसे कोई बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, एक एफएक्स दे रखा है, एक जीएक्स दे रखा है, या एफएक्स और जीएक्स दिए गए हैं, तो मैंने अगर हम उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दें और उन बीजीय व्यंजक को गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों 3.5 का 3.6 का ये इतना सा बेसिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ। दोस्तों 3.6 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उनको कराऊंगा बस। देखो इसमें एक चौथा क्वेश्चन दे रखे हैं, दो व्यंजकों को गुणनफल दे रखा है x-7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का एचसीएफ x प्लस 6 है तो इनका लघुत्तम यानी एलसीएम ज्ञात करो। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, जिसमें मान लिया एफएक्स और जीएक्स है, एफएक्स और जीएक्स, और एचसीएफ और एलसीएम देखो, तो इनके बीच में संबंध होता है। क्या बताया था मैंने आपको, एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है, तो जो दोनों बीजीय व्यंजक दिए होते हैं उनका गुणनफल, जैसे क्या होता है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल, जैसे एफएक्स जीएक्स है तो एफएक्स इंटू जीएक्स हो जाता है। ठीक है, देखो गुणनफल आपको डायरेक्ट दिया गया क्या है और एलसीएम भी दिया गया तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम इक्वल टू उनके गुणनफल को लिख देंगे यहाँ पे, क्या है गुणनफल x-7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसमें भाग क्या दे देंगे, जिसके x कितना x प्लस 6। ठीक है दोस्तों इसका और फैक्टर कर लेते हैं द्विघात समीकरण है, तो इसके टुकड़े हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो क्या होंगे, x-7 ये सही, इसके करते हैं। देखो द्विघात समीकरण गुणनफल विधि से कैसे करते हैं, बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करते हैं, उन दोनों टुकड़ों का गुणन क्या होना चाहिए, इसका गुणा और इसके दोनों के गुणा के बराबर। देखो टुकड़े क्या हो जाएंगे, जैसे 8 है, 8 के टुकड़े 6 और 2 हो जाएंगे ना, ये गुणा करने पे 12 लाना, जोड़ने पे वापस 6, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 2x प्लस 12 बटे में x प्लस 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे की में अलग कॉमन ले लेना है और पीछे से अलग कॉमन लेना है। तो क्या आएगा x माइनस 7, यहाँ कॉमन लिए देखो क्या आया कॉमन x आया ना, तो क्या आया x प्लस 6 आया अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है 2 आया, ब्रैकेट में क्या है x प्लस फिर से 6 ब्रैकेट और बटे में क्या है x प्लस 6 देखो भीतर इसमें देखो यहाँ x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो देखो x प्लस 7 x माइनस 7 x प्लस 6 भीतर से कॉमन ले लिया और क्या आया देखो भीतर से कॉमन लेते एक तो x आ जाएगा और एक 2 बच जाएगा, तो x प्लस 2 बटे में चली जा रहा है x प्लस 6। दोस्तों इस x प्लस 6 से ये x प्लस 6 हट जाएगा, तो देखो क्या आया फाइनली x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो गुणा कैसे करते हैं इसको, x पे गुणा एक बार x से होगा एक बार 2 से, तो करो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 का से गुणा किया तो माइनस 7x माइनस 7 का माइनस प्लस 2 से किया तो माइनस 14। देखो प्लस का 2x और माइनस का 7x क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया इसका, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम याद हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। यार विद्यार्थियों आप सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि दो क्वेश्चन की अगर 30 एक्सरसाइज जो आने लायक है कौन कौन सा या तो एग्जांपल 6 होगा इसका 3.2 का, या उसी के जैसा सवाल होगा या फिर वो होगा क्वेश्चन नंबर ये 5वां। यार दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में क्या दिया है, दो विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ है, एलसीएम क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है x माइनस 5 और एलसीएम दे रखा है x क्यूब माइनस 19x माइनस 3 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों पक्षियों की बोलने की आवाज आ रही होगी आपको, कोई बात नहीं, पक्षी शाम के टाइम आ जाते हैं यहाँ। तो देखो दोस्तों देखो इसको हल करते हैं। एलसीएम क्या दिया है, ये दिया हुआ है, और एचसीएफ ये दिया गया है। दोस्तों मैं इस एलसीएम को थोड़ा हल कर रहा हूँ, मतलब इस इक्वेशन दी गई है एलसीएम की एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 3। दोस्तों देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, इससे जो लिखूंगा उससे वापस ये आ जाएगी। देखो एक्स क्यूब माइनस 25x प्लस 6x, ठीक है, और माइनस 30। दोस्तों देखो माइनस का 25 और प्लस का 6, तो माइनस 19 आ रहा है, ठीक है। एक्स क्यूब अब देखो जो लिखूंगा उससे वापस से आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर आपस में कर सकते हैं, माइनस 25x प्लस 6x माइनस 30। देखो मैं इसमें से अलग कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से अलग ले रहा हूँ और इसमें से अलग ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या एक्स क्यूब नहीं सिर्फ एक्स बचेगा, स्क्वायर का क्यूब भाग जाएगा तो एक्स ही बचेगा माइनस 5 प्लस इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 5 और एक्स, 5x यहाँ से ले लिया, तो देख 5x इसमें भाग देंगे तो क्या हो गया एक्स, 5x का माइनस 25x में भाग देंगे तो माइनस 5 प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, 6 का इसमें भाग देंगे तो एक्स और इसमें भाग देंगे माइनस 5। ठीक दोस्तों अभी देखो तीनों में x माइनस 5 आ रहा है, इसलिए की थी गिचबिच या जो भी किया था x माइनस 5 मैं पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ x माइनस 5। तो देखो क्या बचा है, इसमें भाग दिया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ गया बचा प्लस 5x और यहाँ पे प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण बन गया, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, तो करो x माइनस 5। देखो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, इसको 5 के 2 टुकड़े करने हैं, कैसे कि उनका गुणा 6 आए, कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे ना, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है दोस्तों देखो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 5 इंटू ये देखो इसमें से अलग कॉमन ले लेंगे, क्या आ रहा है x, तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो फिर से x प्लस 3। देखो क्या आ गया x माइनस 5 इंटू यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लिया और यहाँ से x प्लस 2। दोस्तों देखो एलसीएम ही तो था,
एलसीएम में देखो x माइनस 5 आ रहा है, एलसीएम ये क्या है, HCF है, तो HCF है ना, HCF जो संख्या, ये दोनों अपने जो भी बीजीय व्यंजक होंगे उनका एक गुणनखंड है। ठीक है, माना बीजीय व्यंजक fx में gx है, तो हम जानते हैं भाई, बताओ ना आपको क्या बताएगा, बताओ अगर इन दोनों बीजीय व्यंजक को गुणा कर दूं मैं fx into gx, ठीक है, क्या होता है HCF into HCF होता है। तो देखो HCF और HCF हमारा, तो ऐसे क्या है x प्लस x माइनस 5, और एलसीएम क्या है, एलसीएम को अपन ऐसी तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके गुणनखंड देखो कैसे दिया, x माइनस 5, x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये x माइनस 5 है ना, दोनों बीजीय व्यंजकों का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, x माइनस 5 है ना, दोनों बहुपदों में है, मतलब दोनों बीजीय व्यंजक जिनका एलसीएम और एचसीएम है ना, तो x माइनस 5 दोनों के साथ है। तो देखो बीजीय व्यंजक एक तो अपन fx माना था और एक क्या माना था, gx। तो देखो ये x माइनस 5 तो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो बचा क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये दोनों किसी में भी हो सकते हैं, या तो उसमें भी हो सकते हैं fx में या gx में। fx में ले रहा हूँ x प्लस 3 को और gx में ले रहा हूँ x प्लस 2 को। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये fx निकालना होता है तो इसको उससे गुणा कर देंगे पूरे को, क्या x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15, यहाँ क्या गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। एक तो बीजीय व्यंजक आ गया ये, और एक क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10, क्या गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो दोनों बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक तो ये आ गया, एक बीजीय व्यंजक ये आ गया। तो दोस्तों आपके तीसरी प्रश्नावली के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम किसी अगले चैप्टर।